So hello everyone, welcome back in a day 14th of your certified basic computer networking course powered by Net Guardians। तो मैं हूं आप सभी का होस्ट, दोस्त और मेंटर अमित शर्मा, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ नेट गार्डियंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एंड आईपी डेटाग्राम। अब ये आईपी डेटाग्राम क्या होता है? इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट प्रोटोकॉल्स तो हमको पता है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब शॉर्ट फॉर्म ही आईपी होता है, लेकिन आईपी डेटाग्राम क्या होता है? तो आज ये सेशन में हम क्या करने वाले हैं, पहले तो हम रिवीजन करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल और इंटरनेट डेटाग्राम्स के बारे में, आईपी डेटाग्राम के बारे में। अब आईपी डेटाग्राम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। एज अ हैकर तुम्हें एक मैसेज के अंदर कौन सी फील्ड मैनिपुलेट करना है, कौन सी चीज़ को मैनिपुलेट करना है, कितने समय में मैनिपुलेट करना है, कौन सी चीज़ कहाँ पे स्टोर होती है, ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी चीज़ को हम एक बार पैक करेंगे आईपी डेटाग्राम के फॉर्मेट में। तो बिना किसी देरी के चलो हम फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, ये हमारा डे 14th है। इसके पहले के जो 13th डे हैं वो हमने अच्छे से ऑलरेडी कवर करके इसी यूट्यूब चैनल पे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो अब फटाफट से वो सेक्शन को चेकआउट करो। जो भी वीडियोस आपसे मिसिंग हुए हैं उन वीडियोस को एक बार अच्छे से देख लो। अपनी स्टडीज़ को बेसिक से करो, डे 1 से करो। एंड हम बहुत ही नज़दीक हैं अपने सर्टिफिकेशन के और 16 दिन बाकी हैं। उसके बाद आप लोगों को एक असेसमेंट देना होगा और जो उस असेसमेंट को दे के, जो स्टूडेंट्स उस असेसमेंट को दे के पास होंगे, उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एक सर्टिफिकेशन मिलेगा इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने का। मतलब ये कोई फालतू वीडियो नहीं है, इसे अच्छे से देखो, ध्यान से देखो, नॉलेज लो, सर्टिफिकेशन लो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अब हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटाग्राम। ठीक है, बहुत ही बड़ी गलती कर दी यार। व्हाट इज डेटाग्राम? ठीक है, डेटाग्राम क्या होता है? तो अगर हम बात करें कि डेटाग्राम ये जो चीज़ है, ये एक मैसेज का या आईपी एड्रेस का स्ट्रक्चर होता है जिस फॉर्मेट में ये चीज़ें स्टोर होती हैं। अब मैं डेटाग्राम को अभी नहीं कंटिन्यू करूँगा क्योंकि मैं पहले आईपी एड्रेस का इन्फॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, हम पहले एक रिवीजन टाइप में करेंगे कि जहाँ पे हम आईपी एड्रेस पढ़ेंगे। तो वहाँ पे हम देखते हैं पहले व्हाट इज़ इंटरनेट। ठीक है, इसे हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेटर। ठीक है, अब इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट बेसिकली एक ग्लोबल नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क्स को मिला के बना हुआ एक नेटवर्क है। मतलब दुनिया भर के जो मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, राउटर्स हैं, कि जो डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के ज़रिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि जब इतने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अब मैं मेरे दोस्त के साथ दोस्ती में हूँ, हम दोनों कनेक्टेड हैं, बट हम बात कैसे करते हैं? सिंपल सा आंसर है, मुंह के ज़रिए। वैसे डिवाइसेस के पास तो मुंह भी नहीं है, बट जब वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है तो वो बात कैसे करते हैं? यहाँ पे इम्पॉर्टेंट रोल आता है प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स का सिंपल मीनिंग है रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्या है प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल इज़ नथिंग बट रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे अगर दो लोग बात करते हैं, फॉर सपोज़ मैं तुम्हारे साथ अगर अभी बात कर रहा हूँ, तो हमें हमारी लैंग्वेज पर ध्यान देना पड़ता है कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, मेरा बोलने का तरीका कैसा है, क्या मैं रिस्पेक्टफुल वे में बात कर रहा हूँ या तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तुम मुझसे बात करोगे, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम अपने बोलने के तरीके पे ध्यान दोगे।
ये हुई पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम लैंग्वेज का ध्यान देंगे कि मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो तुम्हें हिंदी आनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही जब कंप्यूटर्स एक दूसरे से बात करते हैं, डिवाइसेस एक दूसरे से बात करते हैं, तो हमें वहाँ पे कुछ रूल्स देखना पड़ता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे की बात समझ पा रहे हैं, क्या पहले डिवाइस को जो बोलना है वो दूसरे डिवाइस को समझ में आ पा रहा है। इन सारी चीज़ों को करने के लिए, उन्हीं सारे रूल्स को एक जगह पे लेके आने के लिए, एक साथ ऐसे बोलते हैं ना, सारे रूल्स को एक चीज़ में कवर करने के लिए हमने बनाया आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब जैसे ही कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी कि टीसीपी, या फिर यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल जो कि होता है हमारा यूडीपी। ये प्रोटोकॉल्स मिलके इंश्योर करते हैं कि डेटा जो है हमारा वो करेक्ट फॉर्मेट में सेंड हो और करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचे। अगर हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, तो मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही हो और वो सही तरीके से पहुँचे तुम्हारे साथ, ठीक है। वैसे ही डेटा जो है, जो इंटरनेट है, उस पे जो आईपी प्रोटोकॉल है वो इसलिए होता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कम्युनिकेशन के डिवाइसेस के साथ, वो इसलिए बनाए गए हैं ताकि जो डेटा है वो करेक्ट फॉर्म में तुम्हारे तक पहुँचे और करेक्ट डेस्टिनेशन तक पहुँचे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं। अब हम देखते हैं व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि आईपी। व्हाट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देखो, इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी आईपी नेटवर्क का एक कोर प्रोटोकॉल होता है जो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। नेटवर्क लेयर, अगर आपने हमारी ओएसआई मॉडल वाली वीडियो देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क लेयर ओएसआई मॉडल या फिर टीसीपी आईपी मॉडल में आता है। तो जो आईपी होता है वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है। आईपी का मेन काम होता है डेटा पैकेट्स को सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर करना, ठीक है। इंटरनेट पे हर डिवाइस को एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। जैसे हमारे दोस्तों के सबके एड्रेस अलग अलग होते हैं, सबके एड्रेस यूनिक होते हैं, वैसे ही हर डिवाइस का एड्रेस यूनिक होता है जिसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक आईपी एड्रेस लूँ, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे एक आईपी एड्रेस लूँ, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, 192.168.2 नहीं ले सकते यहाँ पे, 1.100। ये एक एग्जाम्पल आईपी एड्रेस है। वैसे ही मैं एक प्राइवेट आईपी ले सकता हूँ 10.10.10.10.01 या फिर 1 ठीक है। ये होते हैं आईपी एड्रेस। अब आईपी एड्रेस बेसिकली एक डिजिटल एड्रेस होता है जो बताता है कि कौन सा डिवाइस या फिर कौन सा डेटा किस डिवाइस को भेजना है, ठीक है। आईपी का काम सिर्फ डेटा को सेंड करना होता है। ये गारंटी नहीं देता कि डेटा डेफिनेटली डिलीवर होगा या करेक्ट ऑर्डर में पहुंचेगा। मतलब ये तो ऐसी बात हुई कि भाई मैं काम तो कर दूंगा पर काम पूरा होगा या सही तरीके से होगा उसकी गारंटी नहीं लेता, ठीक है। इसलिए जो इसकी रिलायबिलिटी होती है उसके लिए हम यूजुअली टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। अब टीसीपी प्रोटोकॉल क्या होता है? टीसीपी प्रोटोकॉल मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब इसे हम आगे समझेंगे अच्छे से। तो सिंपल वर्ड्स में आईपी का जो मतलब होता है वो होता है कि भाई आईपी जो टर्म है वो खाली एड्रेस और राउटिंग को हैंडल करता है। किसी भी डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक पहुंचाने का काम कौन करता है? वो आईपी करता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फंक्शंस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। क्या है? फंक्शंस ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम पहले समझते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग।
ठीक है। फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल में पहले हम समझते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्किंग में कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। कैसे फंक्शंस? सबसे पहला जो उसका फंक्शन होता है वो होता है लॉजिकल एड्रेसिंग। हर डिवाइस को एक यूनिक आईपी एड्रेस दिया जाता है जिससे नेटवर्क में उसकी आइडेंटिटी क्रिएट होती है। अब भाई अगर मैं मुंबई में रह रहा हूँ तो वो मेरा यूनिक एड्रेस है, मेरी आइडेंटिटी है कि हाँ अमित सर कहाँ रहते हैं, मुंबई में रहते हैं। वैसे ही अगर कोई बच्चा होगा जो कि अगर दिल्ली में रहता है तो वो उसकी आइडेंटिटी है कि हाँ वो XYZ स्टूडेंट दिल्ली में रहता है, ठीक है। इसका सेकंड फंक्शन होता है पैकेट राउटिंग। पैकेट राउटिंग इसका सेकंड फंक्शन होता है। अब पैकेट राउटिंग में क्या होता है, जब डेटा इंटरनेट पर ट्रैवल करता है तो वो डायरेक्ट एक ही पाथ से नहीं जाता, डेटा मल्टीपल राउटर्स के थ्रू जाता है डेटा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि देखो, ऐसे इसको कुछ ऐसे समझो तुम कि तुम्हारी एक स्कूल ट्रिप है जो कि डेस्टिनेशन यहाँ से स्टार्ट होती है सोर्स से और उसका डेस्टिनेशन ये है। अब ट्रिप जाने के कई सारे रास्ते होंगे, एक रास्ता ऐसे सीधा होगा, एक रास्ता थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, एक रास्ता ऐसे होगा, एक रास्ता और घुमा के जगह होगा ऐसे। तो अब फॉर सपोज तुम्हारी स्कूल से 4 बसेस निकली तो कोई बस सीधा जाएगी ऐसा कि भाई उन्हें जल्दी पहुंचना है, कोई बस के स्टूडेंट्स थोड़े से एडवेंचरस होंगे तो वो ऐसा थोड़ा घूम के जाएंगे, कोई बस को बहुत ही ज़्यादा टाइम पास करना है तो वो इतना लंबा रूट लेके जाएंगे। वैसे ही डेटा होते हैं कि अगर मेरे को इस डिवाइस से इस डिवाइस तक डेटा सेंड करना है तो कोई डेटा का एक ऐसा पार्ट होगा जो फटाक से चले जाएगा, कोई डेटा का जो पाथ होगा वो थोड़ा घूम के जाएगा, समझे। तो वो होता है राउटिंग, ठीक है, पैकेट राउटिंग जिसे हम बोलते हैं। तो राउटर्स पैकेट के डेस्टिनेशन आईपी को देखते हैं कि जो हमारे पास पैकेट है उस पर कौन सा डेस्टिनेशन दिया है। जैसे मैंने बोला आईपी 2 तरीके से दिया जाता है, एक तो सोर्स और दूसरा डेस्टिनेशन। तो कौन सा डेस्टिनेशन दिया है उसे देखकर डिसाइड करते हैं कि पैकेट को नेक्स्ट किस राउटर पे भेजना है, ठीक है। मतलब मैंने मुंबई से दिल्ली के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए एक चीज़ भेजी मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो वो पहले यहाँ से गुजरात जाएगी, फिर गुजरात में जो बैठा होगा कुरियर वाला वो डिसाइड करेगा कि अच्छा इसे दिल्ली जाना है तो मैं इसे गुजरात तो दिल्ली डायरेक्ट भेज सकता हूँ, या फिर वो क्या करेंगे गुजरात तो गुड़गांव भेजेंगे, फिर गुड़गांव से वो दिल्ली जाएगा। वैसे ये रूट्स डिसाइड होते हैं। तो अगर ऐसे मैंने दिल्ली में मेरे 4 स्टूडेंट्स हैं, चारों के लिए मैंने अलग अलग पार्सल भेजे अलग अलग कुरियर सिस्टम्स के थ्रू, तो वो लोग अलग अलग रूट्स डिसाइड करेंगे, बट मेरा पार्सल तो एक ही जगह पे पहुंचेगा, राइट। तो वो होता है पैकेट राउटिंग। थर्ड आता है हमारे पास पैकेट फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। अब ये पैकेट फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कभी कभी पैकेट्स का जो साइज़ है वो नेटवर्क कैपेसिटी से बड़ा होता है। अब अगर समझो मेरी कैपेसिटी है मैं 10 किलो उठा सकता हूँ और मेरे पास सामान है 100 किलो का, मैं उठा पाऊँगा? नहीं उठा पाऊँगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, मैं फ्रेगमेंट को मैं जो सामान है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूँगा। कैसे? अगर मेरे पास 100 किलो की गोनी है, मेरा कैपेसिटी कितना है 10 किलो, मैं क्या करूँगा 100 किलो को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगा 10-10 किलो। वैसे ही नेटवर्क में पैकेट्स क्या करते हैं, अगर डेटा कैपेसिटी से ज़्यादा है, नेटवर्क साइज से ज़्यादा है, तो वो उसे डिवाइड कर देते हैं, फ्रेगमेंट कर देते हैं, उसके फ्रेगमेंट बना देते हैं, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ठीक है। हर नेटवर्क का एक MTU होता है। ठीक है। MTU मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं एक टर्म लिख दे रहा हूँ, MTU। इसे याद रखना, MTU का मतलब होता है मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, यानी कि उसकी लिमिट कितनी है, उसका यू कैन कैपेसिटी कितना है। ठीक है। अगर पैकेट MTU से बड़ा हो जाएगा तो राउटर उस पैकेट को छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है। उसके बाद आगे भेजेगा। समझ में आया? और इसी के बाद आता है डेटा रीअसेंबलिंग, यानी कि पैकेट रीअसेंबलिंग।
ठीक है। अब पैकेट रीअसेंबलिंग मतलब अब मैंने जो डेटा को MTU के थ्रू फ्रेगमेंट किया है, अब उसे रीअसेंबल भी तो करना पड़ेगा। मैंने जो 100 किलो की गोनी अलग अलग करके 10 किलो बनाई है, उसे मुझे वापस से 100 किलो तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे ही मैं रिसेंबल कर दूंगा। तो चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं IP एड्रेस के बारे में। IP एड्रेस। अब IP एड्रेस में हम पहले देखते हैं कि व्हाट इज IP एड्रेस। व्हाट इज IP एड्रेस। अब व्हाट इज IP एड्रेस में, अब जैसे मैंने बताया कि IP एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो नेटवर्क में हर डिवाइस को असाइन किया जाता है। बेसिक सी चीज़ है। जैसे रियल लाइफ में हर घर का एक एड्रेस होता है जिससे कुरियर डिलीवर होता है, वैसे ही नेटवर्क में हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है जिससे डेटा डिलीवर होता है। सबसे कॉमनली यूज जो है वो होता है हमारे पास IPv वर्जन 4 यू कैन, ठीक है, रिमेंबर IPv4। और उसके बाद जो हम यूज़ करते हैं वो होता है IPv6। अब IPv4 और IPv6 में क्या डिफरेंस होता है? सो ये जो IPv4 होता है ये बेसिकली यू कैन से 32 बिट्स का एड्रेस होता है। 32 बिट एड्रेस, ठीक है, जिसे हम डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। ये 32 बिट्स का होता है और इसको हम डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में लिखते हैं। अब डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट 192.168.0.7 ये होता है डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। लेकिन इंटरनेट पे जो डिवाइसेस की नंबर है वो रैपिडली इंक्रीज़ हो गई। पहले के ज़माने तक उतने ज़्यादा डिवाइसेस नहीं थे, तो हमने IPv4 इन्वेंट किया। उसके बाद जैसे जैसे डिवाइसेस की नंबर इंक्रीज़ हुई, हमने IPv6 इंट्रोड्यूस किया। अब IPv6 क्या होता है, ये जो है वो 128 बिट्स का एड्रेस है। कितने बिट्स? 128 बिट्स का एड्रेस है, जो कि कौन से फॉर्मेट में लिखा जाता है? ये लिखा जाता है हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। हेक्साडेसिमल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये था हमारा IP का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि IP एड्रेस क्या होता है, IPv4 क्या होता है और IPv6 क्या होता है। अब हम चलते हैं डेटाग्राम, जो आज का हमारा मेन कंसेप्ट है वो। तो हमारा मेन टॉपिक आता है आज का IP डेटाग्राम। अब इसमें पहले हम देखते हैं व्हाट इज डेटाग्राम या फिर व्हाट इज IP डेटाग्राम। अब देखो, पहले मैं डेटाग्राम का मतलब बता दूं कि एक सेल्फ कंटेन्ड पैकेट जो नेटवर्क में इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करता है उसे हम डेटाग्राम बोलते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं कि IP डेटाग्राम क्या होता है। जब डेटा इंटरनेट पे सेंड होता है तो वो एक ही लार्ज ब्लॉक में नहीं भेजा जाता, वो कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में भेजा जाता है, ठीक है, जिसको हम डेटा फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, जो हमने पहले पढ़ा, राइट। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल में पैकेट को IP डेटाग्राम बोला जाता है, ठीक है। इंटरनेट जो हमारा IP है, IP में पैकेट को IP डेटाग्राम बोला जाता है। अब ये है क्या IP डेटाग्राम? सो एक IP डेटाग्राम को मेन पार्ट्स में, मतलब मेन पार्ट से मिलकर बनता है। जो एक IP डेटाग्राम होता है वो कुछ मेन पार्ट्स को मिलाकर बनाया जाता है। अब उसके मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? तो उसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, 2 मेन पार्ट्स। कौन कौन से? पहला होता है हमारा हेडर और दूसरा होता है हमारा पेलोड, ठीक है। हेडर एंड पेलोड, ये दो मेन पार्ट्स होते हैं IP डेटाग्राम के, राइट। अब आगे चलते हैं हम लोग। हेडर में, मतलब हेडर में कौन सी इंफॉर्मेशन होती है? तो हेडर के अंदर जो है वो कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन होती है। कंट्रोल्ड इन्फॉर्मेशन मतलब
जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस, पैकेट का लेंथ और प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन। अगर तुम चारों चीज़ों में ध्यान दो तो मैंने क्या क्या बताया तुम्हें। हेडर के अंदर 4 चीज़ें होती हैं। पहली, सोर्स एड्रेस, दूसरी डेस्टिनेशन एड्रेस, तीसरी पैकेट लेंथ और चौथी होती है हमारी प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अब पहली चीज़ यहाँ पे प्रोटोकॉल लेंथ क्या होता है, सॉरी सोर्स एड्रेस क्या होता है। तो सोर्स एड्रेस मतलब कौन से डिवाइस से हम डेटा भेज रहे हैं। ठीक है, जो जिस डिवाइस से हम डेटा भेज रहे हैं उस डिवाइस का जो आईपी एड्रेस है वो कहाँ स्टोर होगा, तो वो स्टोर होता है सोर्स एड्रेस वाली चीज़ों में। अब देखो आईपी डेटाग्राम एक्चुअली में दिखता कैसे है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, बट मैं अभी यहाँ पे तुम्हें खाली बता रहा हूँ कि जो हमारा सोर्स एड्रेस का स्लॉट होता है वहाँ पे क्या स्टोर होता है कि सोर्स क्या है, चीज़ को भेज कौन रहा है। अब तुम जब कोई भी पार्सल भेजते हो तो वहाँ पे तुम्हें अपना एड्रेस भी डालना होता है। ठीक है, वैसे ही जब आईपी एड्रेस तुम्हारा स्टोर होगा तो वो सोर्स एड्रेस में स्टोर होगा। सेम फॉर डेस्टिनेशन एड्रेस, जहाँ तक जाना है, जो डेस्टिनेशन है हमारे पैकेट का वो डेस्टिनेशन में स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है पैकेट लेंथ। हम कितना बड़ा डेटा भेजना चाहते हैं, ठीक है, हम ही डिसाइड करते हैं। ये हेडर्स, जैसे मैंने बोला हेडर्स को हम कंट्रोल करते हैं। तो कितना बड़ा डेटा हम भेजना चाहते हैं, क्या हमारा जो फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट मैसेज भेज रहा हूँ तो मैं वो मेरी मर्ज़ी है मैं कितना बड़ा भेजूँ या फिर कितना छोटा भेजूँ। मैं हाई भी भेज सकता हूँ और मुझे भेजना होगा तो हेलो, हाउ आर यू, हाउ इज़ गोइंग देयर, होप एवरीथिंग इज़ गुड, दिस इज़ लॉन्ग टाइम वी डोंट हैव टॉक ऑन द चैट, लेट्स मीट, लेट्स हैव अ पार्टी टुनाइट। बहुत बड़ी चीज़ें बना के भेज सकता हूँ मैं। तो वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, जो कि है पैकेट लेंथ। उसके बाद आता है प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन। अब प्रोटोकॉल इन्फॉर्मेशन, मैं कौन से प्रोटोकॉल का यूज़ करके डेटा भेजना चाहता हूँ। मैं टीसीपी यूज़ करना चाहता हूँ, यूडीपी यूज़ करना चाहता हूँ और कोई प्रोटोकॉल यूज़ करके भेजना चाहता हूँ, ये भी मेरे ऊपर कंट्रोल, मतलब मेरा कंट्रोल है इस पर। मतलब हेडर में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मेरे कंट्रोल के अंदर होती हैं, वो ओनर के कंट्रोल के अंदर होती हैं, वो कंट्रोलेबल चीज़ें होती हैं। मतलब हेडर का जो डेटा है वो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पेलोड पे। पेलोड में जो एक्चुअल डेटा होता है, जो एप्लीकेशन सेंड कर रही होती है, वो स्टोर होता है। अब आईपी डेटाग्राम नेटवर्क में इंडिपेंडेंटली ट्रैवल करता है और डेस्टिनेशन पर जाकर कंबाइन हो जाता है। मतलब जो हमारा आईपी डेटाग्राम है वो हेडर और पेलोड दोनों को मिलके बनता है। फॉर सपोज़ मैंने 4 मैसेज बनाए जिसे एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, तो उसके 4 अलग अलग आईपी डेटाग्राम रेडी होंगे। ये चारों आईपी डेटाग्राम क्या करेंगे, अब अगर मैं ये चारों मैसेज को एक साथ भेजूँ, ठीक है, मैंने ऐसे 1 2 3 गो किया, चारों एक साथ निकलेंगे, तो मुझे क्या पता कि कौन सा मैसेज पहले पहुँचेगा, कौन सा मैसेज उसके बाद पहुँचेगा। फॉर सपोज़ ये मैसेज पहले पहुँच गया, उसके बाद ये मैसेज पहुँचा, तो फॉर्मेट तो गलत हो गया ना। मैंने पहले यहाँ पे था हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, हाउ इज़ गोइंग देयर, पहले यहाँ पे क्या पहुँच गया, हाउ आर यू, उसके बाद पहुँच रहा है हाय, अजीब लग रहा है। तो उसके ही लिए हम यूज़ करते हैं आईपी डेटाग्राम कि अगर ये लोग पहले पहुँच भी जाएंगे तो ये वेट करेगा कि क्या मेरे बाद कोई आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो आने के बाद चेक करेगा कि भाई तेरा डेटाग्राम क्या है, मेरा डेटाग्राम क्या है, पहले किसको जाना है। अगर इसे पहले जाना था तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। ये सब कौन डिसाइड करता है, ये आईपी डेटाग्राम डिसाइड करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, आईपी डेटाग्राम का स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग। ठीक है, आईपी डेटाग्राम का स्ट्रक्चर बेसिकली हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे मैं तुमको स्ट्रक्चर नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं थोड़ी चीज़ों को कवर करूँगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ आईपी डेटाग्राम। अब देखो
यहाँ पे आईपी हेडर्स, हमने आईपी हेडर्स को पढ़ लिया कि आईपी डेटाग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो है उसका हेडर होता है। हेडर में मल्टीपल फाइल स्टोर होती हैं जो पैकेट को नेटवर्क में ट्रैवल करने के लिए हेल्प करती हैं। ठीक है, कौन कौन सी फाइल स्टोर होती हैं? सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, पैकेट लेंथ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद आता है हमारा डेटा सेक्शन। क्या आता है उसके बाद? हमारा डेटा सेक्शन। अब डेटा सेक्शन के अंदर या कंट्रोल, अब देखो पहले मैं लिख लेता हूँ सारी चीज़ें। डेटा सेक्शन, कंट्रोल फील्ड्स, कंट्रोल फील्ड्स, पैकेट, एक सेकेंड, फोर्थ वन इज पैकेट आइडेंटिफिकेशन। अब देखो इन सब के अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम शायद से निगलेक्ट कर देते हैं मोस्टली लोग, वो होता है TTL। TTL मतलब टाइम टू लिव। ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्टार मार्क करके लिख दे रहा हूँ बोल्डली, TTL विच इज़ नोन फॉर टाइम टू लिव। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ हॉप्स जो नेटवर्क पे हो वो पैकेट ट्रैवल कर सकता है। अब मतलब मेरी एक गाड़ी है जिसके अंदर 1 लीटर पेट्रोल है, वो 6-7 जगह रुक सकती है और उसके बाद बंद हो जाएगी गाड़ी बस। मतलब वो अगर उसे यहाँ से यहाँ तक जाना है, बीच में 10 स्टॉप है, ठीक है, 5 स्टॉप है बीच में, 1 लीटर पेट्रोल है, तो मेरी गाड़ी समझो यहाँ से ऐसे जा सकती है 3 तक, उसके बाद वो बंद हो जाएगी। क्यों? उसमें पेट्रोल नहीं है। वैसे पैकेट के लिए TTL होता है, टाइम टू लिव, कि एक पेट्रोल जो है अगर मेरा मैसेज डेस्टिनेशन तक नहीं पहुँचा या बीच में भटक गया तो वो कितनी देर तक बोलते हैं ना लाइव होगा। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक मैसेज को छोड़ दें कि वो भटकता ही रहे, ऐसे तो बहुत बड़ा ट्रैफिक क्रिएट हो जाएगा, बहुत बड़ा जंग क्रिएट हो जाएगा। तो हर मैसेज का, एक मैसेज का एक TTL होता है कि वो कितनी देर तक लाइव रहेगा। तो अगर समझो हमारा पैकेट निकला तो हमें पता है, IP एड्रेस जो है उसे पता होता है कि डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले उसे कितने राउटर्स पे रुक के जाना पड़ेगा, राउटर से स्विचेस पे रुक के जाना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि 6 राउटर्स पे उसे खाली 6 राउटर्स तक रुकना है, तो वो क्या करेगा, या फिर मानते हैं उसे 5 राउटर्स पे रुकना है, तो मेरा मैसेज निकलेगा, पहला राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा राउटर, चौथा राउटर, 5वां राउटर, वो डेस्टिनेशन तक पहुंच गया। ठीक है, इनडायरेक्टली ये नंबर 6 होगा। ठीक है, सॉरी फॉर देट। बट अगर 3 है, अगर मेरा राउटर यहाँ पे भटक गया, मेरा मैसेज यहाँ पे भटक गया, बीच में बहुत सारे राउटर, ऐसा तो है नहीं कि खाली वही राउटर होंगे, वो यहाँ से निकला इस राउटर पे आ गया ऐसे, अब इसे ज़िंदा कितना रहना है? 6 राउटर तक, 1 2 3 4 5 6, तो वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, उसके आगे नहीं जा पाएगा वो। तो वो होता है टाइम टू लीव। ठीक है, TTL का पर्पस ही यही होता है कि पैकेट नेटवर्क में इन्फिनिटी लूप में ना घूमता रहे। जब पैकेट राउटर से पास होता है, जो उसकी TTL की वैल्यू होती है वो 1 से डिक्रीज़ हो जाती है। जैसे मैंने बोला अगर 6 है तो वो एक राउटर को रीच करने के बाद 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर TTL 0 हो जाता है तो पैकेट को ड्रॉप कर देता है, मतलब पैकेट फिर वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इससे बेनिफिट यही होता है कि हमारा जो नेटवर्क है वो कंसिस्टेंट नहीं होता। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थोड़ा डेटाग्राम का स्ट्रक्चर। ये देखो, ये हमारे डेटाग्राम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हाँ, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? नहीं यार, अरे वेट जस्ट अ मिनट। हमारे डेटाग्राम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है। अब एक डेटाग्राम जो होता है वो ऐसे दिखता है। अब देखो पहला जो इसमें, ये देखो, ये जो टोटल लेंथ होता है इसका वो होता है 32 बिट्स। ये IPv4 का डेटाग्राम है। ठीक है, अगर मैं IPv6 का बताता तो ये 32 ना होके ये होता 128, और इसके अंदर जो फ्रेगमेंटेशंस है वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं।
तो अब जो IPv32 बिट्स हैं उसमें हम लोग कुछ सेक्शंस बनाते हैं। तो पहला एक 4 बिट का सेक्शन होता है जिसके अंदर हम वर्जन रखते हैं कि IPv का, जैसे ये 32 बिट्स का है तो इसके अंदर वर्जन कौन सा आएगा, IPv4 वर्जन आएगा। हेडर लेंथ, हमारा जो हेडर है उसका लेंथ कितना होगा वो हम यहाँ लिखते हैं। टाइप ऑफ सर्विस, हम 8 बिट में ये स्टोर करते हैं कि हम कौन सी सर्विस देंगे, TCP देंगे या UTP देंगे, ठीक है। उसके बाद हम 16 बिट में ये क्लेरिफाई करते हैं कि हमारा जो टोटल पैकेट का लेंथ है वो कितना होगा, पैकेट का लेंथ कितना बड़ा होगा, ठीक है। फिर आइडेंटिफायर ऑफ पैकेट, आइडेंटिफायर ऑफ पैकेट मतलब पैकेट को आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर्स, अगर हम इस पैकेट को डिवाइड कर रहे हैं, फॉर सपोज ये पैकेट है, इसे हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, ये उसका पहला पार्ट है तो 1, जो दूसरा पार्ट होगा उसे 2, जो तीसरा पार्ट होगा उसे 3, तो वो यहाँ पे आइडेंटिफायर ऑफ पैकेट बन जाता है। उसके बाद होता है फ्लैग्स कि क्या ये पैकेट इम्पॉर्टेंट है, क्या ये पैकेट मस्ट प्रायोरिटी कंज्यूम कर रहा है, क्या ये पहुँचना ही चाहिए, वो सारी चीज़ें आती हैं। फिर आता है हमारा फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट मतलब कि फ्रेगमेंट ऑफसेट हमें बताता है कि फ्रेगमेंट ओरिजिनल पैकेट में कैसे पोजीशन, किस पोजीशन पर है, ठीक है। अगर ये फ्रेगमेंट, जैसे मैंने, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेक करना, अलग करना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, तो ये छोटे छोटे पार्ट्स में जब टूटा है तो उसकी पोजीशन कितनी है, ये पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल फील्ड क्या बताता है, अब यहाँ पे प्रोटोकॉल देखो, नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल 8 बिट्स कंज्यूम करता है। हाँ, ये हमको बताता है कि, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे TCP/IP नहीं होता, एक गलती हो गई भैया, यहाँ पे TCP/IP नहीं होता, मैं IPv6 का चले गया था टाइप्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे TCP/IP नहीं होता, यहाँ पे टाइप ऑफ सर्विस की तुम कौन सा भेज रहे हो, तुम टेक्स्ट भेज रहे हो, इमेज भेज रहे हो, उसके लिए जो प्रोटोकॉल्स अलग अलग यूज़ होते हैं, SSH यूज़ हो रहा है, ICMP यूज़ हो रहा है, वो यहाँ पे होता है। नेक्स्ट लेवल प्रोटोकॉल मतलब तुम कौन सी फील्ड यूज़ कर रहे हो, तुम TCP, UDP, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तुम क्या यूज़ कर रहे हो। उसके बाद टाइम टू लिव, जो मैंने अभी पीछे इतना बड़ा लंबा भाषण दिया तुमको कि टाइम टू लिव का मतलब क्या होता है, वो चीज़। फिर IPv हेडर चेकसम। अब ये चेकसम क्या है, ये एरर डिटेक्शन की टेक्निक है जो कि वेरीफाई करता है कि डेटा करप्ट तो नहीं हुआ, कि भाई मैंने डेस्टिनेशन से तो, सोर्स से तो अच्छा खासा डेटा भेजा, डेस्टिनेशन पर पहुँचते पहुँचते डेटा करप्ट हो गया, तो उन सब चीज़ों को चेक करने के लिए चेकसम होता है। उसके बाद होता है सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, फिर ऑप्शंस ऑफ हेडर, अगर कोई एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो वो यहाँ पे होते हैं, और स्टार्ट ऑफ डेटा हमारा होता है लास्ट ऑप्शन, ठीक है। तो चलो हम आगे जाते हैं अभी। अब है हमारा IP फ्रेगमेंटेशन। IP फ्रेगमेंटेशन, IP फ्रेगमेंटेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, पहला तो हम वही MTU के बारे में पढ़ते हैं कि हर नेटवर्क की एक साइज़ लिमिट होती है जिसे हम MTU बोलते हैं। अगर पैकेट का साइज़ MTU से बड़ा हो जाए तो राउटर उस पैकेट को मल्टीपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, ये चीज़ हम पढ़े। फिर हर फ्रेगमेंट अपने हेडर के साथ नेटवर्क में सेंड होता है। अब मतलब इसको ऐसे समझो, मेरा एक मैसेज है, ये बड़ा है, ठीक है, तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इन सब का हेडर एक ही होगा। फॉर सपोज मैंने हेडर को नाम दे दिया ल्यूसी, ठीक है, मैंने हेडर को नाम दे दिया ल्यूसी। अब फ्रेगमेंटेशन कर दिया मैंने, तो ये मैं दे दूंगा f/lucy1, f/lucy2, f/lucy3। ये क्या है, फ्रेगमेंटेशन नंबर। अब जब ये पैकेट्स वहाँ पे रिसीव हो जाएंगे, समझो पहले 3 हुआ, तो इसे पता है कि भाई मैं थर्ड पार्ट हूँ, मुझे वेट करना है फर्स्ट और सेकंड का, ठीक है। तो ये होता है फ्रेगमेंटेशन का फ़ायदा। तो ये अपने हेडर के साथ ही जाएंगे, अपने इस नाम के साथ जाएंगे, डिटेल के साथ जाएंगे।
उन्हें पता होगा कि उनके पहले कोई है या उनके बाद कोई नहीं है, वो सारी चीज़ें। फिर वो डिवाइस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद, वो डेस्टिनेशन एड्रेस पे पहुंचने के बाद असेंबल कर दिए जाएंगे उनके आईपी लेयर के द्वारा या फिर नेटवर्क लेयर के द्वारा। अब ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, मैंने ऑलरेडी OSI और TCP IP की जो लेयर एक्सप्लेनेशन है, मॉडल एक्सप्लेनेशन है, उसमें बहुत अच्छे से बताई है। जाओ, तुम्हें वहाँ पे ये समझ में आ जाएगा कि वो लेयर इसे रोकेगी कि भाई रुक, तू तीसरा पैकेट है, तेरे पहले 2 जन है, पहले वो 2 जन को आने दे, फिर मैं तुझे छोड़ूंगा। तो वैसे वो उन्हें रोकेगा, 2 जन आएंगे, उन सबको एक साथ असेंबल करेगा और फिर आगे भेज देगा। ठीक है। अब फ्रेगमेंटेशन नेटवर्किंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इंटरनेट में डिफरेंट नेटवर्क्स की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। IPv6 की कैपेसिटी अलग होती है, IPv4 की कैपेसिटी अलग होती है। तो कौन से वर्जन में कौन सी कैपेसिटी में कितना फ्रेगमेंट होता है डेटा, वो सब डिपेंड करता है। इसलिए दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब चलते हैं हम लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, इनकैप्सुलेशन ऑफ IP डेटाग्राम। इनकैप्सुलेशन ऑफ IP डेटाग्राम। तो इनकैप्सुलेशन प्रोसेस में हम ये देखते हैं, पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनकैप्सुलेशन प्रोसेस जिसमें हर नेटवर्क लेयर अपना हेडर ऐड करता है। अब एनकैप्सुलेशन, डिकैप्सुलेशन आई हैव कवर्ड इन अ ग्रेटेस्ट वे आई कैन इन OSI मॉडल सेशन, आई गेस डे 13 में, आई गेस डे 13 या डे 12 में मैंने बहुत अच्छे से किया है। प्लीज़ इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ एनकैप्सुलेशन, गो एंड वॉच द सेशन। मैं बोल रहा हूँ तुम एक बार देख लो, नहीं समझा तो कमेंट में जो मन वो ड्रॉप कर देना। मैं ना तो कमेंट डिलीट करूँगा ना हाइड करूँगा, ठीक है। इट्स माय गारंटी, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो मैं इनकैप्सुलेशन पे नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्टली जो थोड़ा सा रैप अप है वो दे देता हूँ कि यहाँ पे जो इनकैप्सुलेशन है वो IP डेटाग्राम में, उसका वही मतलब होता है कि नेटवर्किंग में डेटा डायरेक्टली नेटवर्क पर सेंड नहीं होता। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर डेटा जनरेट करती है, अपना हेडर लगाती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा के साथ अपना हेडर और ऐड करता है, फिर नेटवर्क लेयर IP एड्रेस ऐड करती है हेडर के अंदर डाल के, जिसे IP डेटाग्राम बनता है। इसके बाद जो डेटा लिंक है वो फ्रेम हेडर, वो एक हेडर फ्रेम करती है और फिज़िकल पैकेट को सेंड करने के लिए भेज देती है फिज़िकल लेयर पे। ये एक छोटा सा प्रोसेस होता है, ठीक है। इस ही पूरे प्रोसेस को एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। डेस्टिनेशन पर इसी का रिवर्स होता है, पहले फिज़िकल लेयर डेटा को लेता है, पहला हेडर निकालेगा, फिर IP लेयर लेता है, वो IP का हेडर निकालेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर लेता है, वो ट्रांसपोर्ट का हेडर निकालेगा, एप्लीकेशन के पास जाएगा डेटा, तो एप्लीकेशन अपना हेडर निकाल के ओरिजिनल डेटा यूज़र को दिखाता है, जिसे हम डिकैप्सुलेशन बोलते हैं पूरा, ठीक है। इसी चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि ये चीज़ होता कैसे। प्लीज़ गो एंड वॉच द सेशन OSI मॉडल वाला, ठीक है। तो हम चलते हैं आज की सबसे बड़ी चीज़, समरी, व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस सेशन। हमने इंटरनेट प्रोटोकॉल के फंडामेंटल्स को पढ़ा, IP एड्रेसिंग को पढ़ा, IP डेटाग्राम स्ट्रक्चर को पढ़ा, डेटाग्राम हेडर फील्ड्स को पढ़ा, फ्रेगमेंटेशन के कंसेप्ट को क्लियर किया। तो इन सारी चीज़ों के साथ मैं आज का सेशन यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, ठीक है। तो फाइनली फ्रेगमेंटेशन और एनकैप्सुलेशन कंसेप्ट को कवर करने के बाद ये जो नेटवर्किंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है वो हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऑल। बस कुछ और कंसेप्ट, उसके बाद आप होंगे नेटवर्किंग में मॉडरेट नॉलेजेबल, ठीक है। क्यों? एडवांस नेटवर्किंग में सिस्को पैकेट ट्रेसर आती है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छे आते रहें, वी हैव 184 सब्सक्राइबर्स। देखो, कभी तो मैं मांगता नहीं हूँ कि सब्सक्राइब कर दो, बट मैं आप सबको एक टारगेट देता हूँ कि अगर ये कोर्स एंड होते होते वी टच 250 सब्सक्राइबर, देन आई लॉन्च द एडवांस नेटवर्किंग कोर्स, जिसके अंदर हम सिस्को पैकेट ट्रेसर और भी कई सारी चीज़ों के साथ सीखेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई एम अमित शर्मा साइनिंग ऑफ फॉर द डे। वी विल मीट इन अ नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग
अगर आप सेशन पे नए हो, चैनल पे नए हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, चैनल को लाइक कर दो और वीडियो या सेशन कैसा लगा कमेंट करके बता दो। अगर सेशन अच्छा लगा, सारी चीज़ें समझ में आई तो एक बार ड्रॉप कर दो NGOP विथ हार्ट इन ए कमेंट सेक्शन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। पढ़ते रहो, चमकते रहो, चमकाते रहो।